कोरोना फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर तबलीग जमात से जुड़े भी आज एक बड़ी खबर आई है। जमात के मुखिया मौलाना साद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ गए हैं। 3 बड़ी एजेंसीज मौलाना को लेकर जांच कर रही हैं। इंडिया टीवी को भी मौलाना साद के इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ी कुछ खास जानकारियां मिली हैं। अभी ये मत पूछिए कि ये वीडियो कहां का है, कब का है, हमें कैसे मिला। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये वीडियो देश में कोरोना बम फोड़ने वाले मरकज के चीफ मौलाना साद का है। तबलीगी जमात के मौलाना साद, निजामुद्दीन मरकज के सर्वा साद, हिंदुस्तान के कोरोना ग्राफ को आसमान तक पहुंचाने वाली जमात के मौलाना साद। व्हील चेयर पर बैठे मौलाना साद का ये वीडियो पिछले साल का है, जब वो हज पर गए थे। मौलाना साद का ये वीडियो भले ही 1 साल पुराना है, लेकिन जमातियों के कोरोना कांड के बाद मौलाना साद हंसते दिख रहे हैं। आज की तारीख में मौलाना देश की बड़ी एजेंसियों के रडार पर है। मौलाना साद और उसके हेडक्वार्टर मरकज के कई सीक्रेट राज इंडिया टीवी के भी हाथ लगे हैं। मौलाना के राजदारों का पक्का सुराग मिला है। मौलाना साद के सभी राज, सारे सुराग आपके सामने आने वाले हैं। आखिर क्यों मौलाना साद जहरीली तकरीरें करते हैं लेकिन सामने नहीं आते? मौलाना के सबसे नए ऑडियो टेप को सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि देश में करीब 40% कोरोना के मामलों के लिए जिम्मेदार जमात को बताया जा रहा है। उसी जमात के मुखिया मौलाना साद के पीछे देश की बड़ी एजेंसियां लगी हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मरकज को नोटिस भेजा और केस दर्ज किया। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केस दर्ज किया। इनकम टैक्स विभाग ने भी मौलाना साद और मरकज के खातों की जांच शुरू कर दी है। मौलाना मोहम्मद साद पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन मौलाना साद हैं कि हर रोज नई तकरीर का ऑडियो जारी कर रहे हैं। मौलाना का सबसे नया टेप सुनिए। ये सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है। सब्र के जरिए रुकावटों से गुजरा जाता है। कि आपको सताने वाली 2 किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। अहले दुनिया का तरीका यह है कि वो अपने हिमायती को उभारते हैं, इससे फसाद बढ़ता है। ये हमारा हिमायती है। ये आवाज मौलाना साद की है। जाहिर है कोशिश विक्टिम कार्ड खेलने की है। मौलाना के इंटरनेशनल मायाजाल पर भी बहुत चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरकज में कई देशों से विदेशी फंडिंग हुई है। मौलाना साद ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के नेटवर्क को खंगालने के लिए दर्जनों हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। मौलाना के इंटरनेशनल नेक्सस का पर्दाफाश करने में ईडी भी लगी हुई है। विदेश से पैसा कहां से आना है और किस तक जाना है, इसकी पूरी डिटेल साद के बेटों के पास होती है। मौलाना साद के भांजे ओवैस की भी इसमें बड़ी भूमिका है। ये उसी ओवैस की तस्वीर है जो रिश्ते में मौलाना का भांजा है, लेकिन मौलाना के सबसे बड़े राजदारों में से एक है। मौलाना के और कितने राजदार हैं? मौलाना साद की सीक्रेट टीम कितनी बड़ी है? टीम में कौन क्या करता है, इसकी फुल प्रूफ जानकारी इंडिया टीवी के पास है। मौलाना साद के इंटरनेशनल कनेक्शन की कड़ियां किस देश से जुड़ी हैं? साथ ही पहली बार इंडिया टीवी आपको मौलाना साद के हुजरा का खुलासा करने जा रहा है। मौलाना साद के मरकज का तहखाना कैसा है, कितना बड़ा है, वहां क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मरकज और मौलाना साद पर कसी सरकारी एजेंसियों के शिकंजे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जान लीजिए। मौलाना साद पर टैक्स चोरी और इनकम छिपाने का शक है। इनकम टैक्स ने मौलाना साद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। साद के 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच हो रही है। मौलाना साद से जुड़े कुछ सबूत भी इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। आईटी के साथ ईडी ने भी मौलाना साद और उसके करीबियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरकज से मिलने वाली विदेशी फंडिंग और मौलाना साद के बैंक अकाउंट की जांच शुरू हो चुकी है। मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट और मौलाना के बैंक अकाउंट की मनी ट्रेल पर शक है। सूत्रों के मुताबिक मरकज के अकाउंट में अलग अलग देशों से मोटी रकम आई।
इसके अलावा विदेशों से हवाला के जरिए भी मोटी रकम मरकज में पहुंची थी। यही वजह है कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा हवाला से कैसे आया, क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो अभी चीजें सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियां जिन सवालों का जवाब खोज रही हैं वो ये हैं, मरकज से जुड़े मेंबर्स का खर्च कौन उठा रहा था, धर्म प्रचार कर रहे जमातियों का खर्च किसने दिया, मरकज से आए लोगों का खर्च किसने उठाया, मरकज में हजारों लोगों के रहने का खर्च किसने दिया, विदेश से आए मौलानाओं का खर्च किसने दिया। मौलाना साद के इंटरनेशनल कनेक्शन में करीबन 23 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इनके ए टीम के लोग बैठे हुए हैं और यही लोग पैसा एनरूट करवाने में और साथ में जमातियों को यहां पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मरकज का पूरा पैसा का जिम्मा दरअसल किसी और पे नहीं, मौलाना साद के बेहद करीबी कैशियर यूसुफ सिलोनी के हाथ में है। ये अब्दुल रहीम बलियावी और अब्दुल अलीम बलियावी भी इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं। क्राइम ब्रांच को शक है कि मौलाना साद के बैंक अकाउंट में मरकज के कार्यक्रम के ठीक पहले विदेशों से मोटा पैसा आया था। मरकज के हवाला कारोबारियों के साथ कनेक्शन और फॉरेन करेंसी का मरकज तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। ऐसे इनपुट हैं कि मरकज को श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड, कतर से फंडिंग मिली है। मरकज के इन अकाउंट्स का पूरा जिम्मा मौलाना साद के बेटों यूसुफ सईद और इलियास के पास है। मौलाना साद के भांजे ओवैस का भी अहम रोल है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि विदेशी फंडिंग से ही साद ने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। मौलाना साद के 3 बेटे यूसुफ, सईद और इलियास, दरअसल ये पूरी मनी ट्रांजैक्शन इन्हीं के इशारों पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय पैसा कहां और कैसे आना है इसका ब्यौरा भी इन तक पहुंचता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तमाम सीक्वेंस के तौर पर जो आसपास मनी चेंजर्स हैं, साथ में जो सोर्सेज के मुताबिक इनको जानकारी जिन भी लोगों की मिली है जिनका कारोबार दरअसल हवाला या फिर मनी चेंजर का है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौलाना साद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये धारा बीमारी फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना काम करने पर लगाई जाती है। आरोप साबित होने पर 6 महीने की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। आईपीसी की धारा 270 के तहत भी मौलाना साद पर केस दर्ज हुआ है। इसके तहत बीमारी को जानबूझकर फैलाने के तहत मामला दर्ज होता है। आरोप साबित होने पर 6 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। मौलाना पर आईपीसी की धारा 120 भी लगी है। इसका मतलब है आपराधिक साजिश रचना। मौलाना साद के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की भी धारा लगी है। इसमें दोष साबित होने पर 10 साल की जेल हो सकती है। क्राइम ब्रांच साद और मरकज से जुड़े लोगों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इस बीच मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच से लॉकडाउन तक की मोहलत मांगी है। मौलाना साद की तरफ से कहा गया है कि वो लॉकडाउन के बाद 4 मई को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। इंडिया टीवी को मौलाना साद की सीक्रेट टीम की भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। मौलाना साद की सीक्रेट टीम 4 कैटेगरी में बटी है। कैटेगरी ए को खुशूसी कहा जाता है, जो मौलाना की कोर टीम है। इस टीम में लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी मौजूद हैं। इस टीम के अलावा मौलाना साद किसी और से बात नहीं करता। कैटेगरी बी के लोग को मरकज की भाषा में जिम्मेदार लोग कहा जाता है। कैटेगरी बी के सभी लोग कैटेगरी ए के खुशूसी लोगों से सीधे टच में रहते हैं। इनका काम है मरकज की कानून व्यवस्था और मैनेजमेंट चलाना। कैटेगरी सी में आने वाले लोगों को मस्जिदवार साथी कहा जाता है। इनका संपर्क सीधे कैटेगरी बी के लोगों से होता है। इसमें मौलाना साद का सुरक्षा घेरा और अलग अलग मंजिलों पर तैनात लोग शामिल होते हैं। कैटेगरी डी यानी चौथे नंबर पर आता है आवाम। मौलाना साद के खास लोगों के अलावा बाकी सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो मरकज में पूरे देश से आते हैं और रुकते हैं। आवाम को मौलाना साद के हुजरा तक जाने की इजाजत नहीं होती। मौलाना साद के पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क की चाबी साद के 3 बेटों के हाथ में है। इनमें यूसुफ सईद और इलियास शामिल है, जो मरकज के कैटेगरी ए में शामिल है। सबसे पहली टीम ए कैटेगरी है, जिसमें खुसूसी जिनको कहा जाता है। इसमें मौलाना साद के वो लोग हैं जिन पे वो पूरा आंख बंद करके विश्वास करते हैं। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे में ए टीम में करीबन 23 लोग दिल्ली में हैं और देश और विदेश के अलग अलग कोनों में भी इनके लोग हैं। और जो डी टीम है यानी चौथी टीम, वो आवाम के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि यहां पर आते थे और उनका पूरा मैनेज करते थे। ये दरअसल आम लोग होते थे। लेकिन बी और सी टीम
जो रईस और अमीर लोग यहाँ पर आते थे देश और विदेशों से, उनका पूरा ब्यौरा और खाका तैयार करती थी। इंडिया टीवी के पास निजामुद्दीन मरकज की ए टीम की लिस्ट है। आपको बताते हैं कि मौलाना के सबसे बड़े राजदार कौन हैं। बाबा सैफुल्ला, हामिद सैफुल्ला, नौशाद, सलमान सैफुल्ला, मौलाना अब्दुल सत्तार मेवाती, मौलाना शमशूल रहमान इलाहाबादी, मौलाना शौकत, मौलाना शरीफ, मुफ्ती जहीर, मौलाना शोएब। मौलाना साद के साथ साथ उनके सभी राजदारों पर भी एजेंसियों की नजर है। मौलाना साद सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के मुखिया हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जाएगा, साद का हर राज बाहर आता जाएगा। मौलाना साद ने अब तक एक बार भी अपनी जमात से ये अपील नहीं की कि वो कोरोना की जांच करवाएं, डॉक्टरों की मदद करें, पुलिस के साथ सहयोग करें। मौलाना साद एक ऑडियो टेप जारी करके खामोश बैठ गए हैं। इस बीच आज कुछ दूसरे मौलाना सामने आए। उन्होंने शरीयत, सुन्नत और हदीसों के जरिए लोगों को समझाया और सही मतलब बताया। बहुत आसान शब्दों में अच्छे मौलानाओं ने मुसलमान भाइयों को समझाया है। उनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। अपनी जान की हिफाजत और जान बचाना शरीयत इस्लाम में फर्ज है और उसके लिए तदबीर इख्तियार करने और एहतियात रखने का मजहब इस्लाम ने पूरा पूरा हुक्म दिया है। शरीयत का संदेश है, मजहब इस्लाम का हुक्म है। हदीस में लिखा है अपनी जान की हिफाजत करना कहीं से भी धर्म के खिलाफ नहीं है और दूसरों की जान बचाने में मदद करना भी 100% इस्लाम है। मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि वो सरकारी इंतजामिया की जानिब से तमाम हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर 100% अमल करें। आज देश भर के मौलाना बोलेंगे, जमात ने जो कंफ्यूजन फैलाया है उसे इस्लाम के आलिम दूर करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कोई साधारण मौलाना नहीं है। मौलाना सलमान मज़ाहिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मजहरुल उलूम मदरसे के प्रमुख हैं। वो इस्लाम के बड़े जानकार हैं। इनका और परिचय ये है कि ये तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के ससुर हैं। एक बार फिर से सुनिए मौलाना सलमान मज़ाहिर देश के सभी मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं। मक्के मदीने में भी, हरमैन शरीफैन में भी तवाफ, उम्रा, जुमा जमाअत से रोक दिया गया है ताकि एक जगह जमा न हो। हमारे मुल्क में भी दूसरे ममालिक की तरह लॉकडाउन नाफिज किया गया है कि लोग घरों से बाहर न निकले, एक जगह जमा न हो। इस बीमारी से बचने की एहतियाती तदबीर है और इसका लोगों को नफा हो रहा है। जिस देश में मक्का है, जहां मदीना है, काबा है, उस सऊदी अरब में भी लॉकडाउन का हुक्म जारी हुआ है। हिंदुस्तान के मौलाना भी अब ये बात समझने लगे हैं। जो अब भी नहीं समझ रहे हैं वो ओछी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मौलाना ताहिल उल कादरी की बातें सुननी चाहिए। इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय एहतियात, एहतियात, एहतियात। और एहतियात में लॉकडाउन, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन, घरों में बैठना, लोगों से मेल मुलाकात को बंद कर देना, फिजिकल कांटेक्ट बंद करना, करीब ना बैठना, एक फासले पर जो कम से कम 2 मीटर का फासला हो तो 2 मीटर से लेके 3-4 मीटर के फासले पर बैठना ताकि सांस भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो, एक दूसरे को टच ना करे। घर के अंदर रहते हुए भी फासले पर बैठें। माँ बाप और बेटे बेटियां और बहन भाई भी आपस में मुसाफा न करें, मिलजुल के इस तरह जुड़ के ना बैठें, फासले पर बैठें, 2 मीटर के फासले पर। एहतियात, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन, ये वो लफ्ज हैं जो कोरोना के इलाज में जरूरी बताए जाते हैं। WHO ने यही उपाय सुझाए हैं। सरकार इसी का पालन करा रही है। डॉक्टर्स इसी के लिए जान लगा रहे हैं। जो जमात इन लफ्जों से तौबा कर रही है उसे मौलाना ताहिर उल कादरी को गौर से सुनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन अहदिन यक़अउत ताऊन। अब ये क्वारंटीन की बात इसमें हो रही है, सेल्फ आइसोलेशन की, कि किसी से मेल मुलाकात, बाहर आना जाना, इज्तिमा और गैदरिंग में जाना बंद कर दिया जाए और घर में अपने आप को महसूर कर ले। पहले इस हदीस में जो मैं कोट कर रहा हूं, इसमें अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में खुद को महसूर कर लेने का जिक्र है। इसके बाद घर का जिक्र आया, वो अगली हदीस कोट करता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ताउन वाक़ हो जाए, वयम को सोफी बलदेही साबिरन मुहतसिबा, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म फरमाया
कि वो अपने शहर में सब्र के साथ बैठ जाए, सफर करना बंद कर दे, ट्रैवलिंग बंद कर दे, सब्र करे, हंगामा आराई न करे, अपना हौसला ना हारे, अल्लाह पे अपने तवक्कुल को खत्म ना करे, डिप्रेस ना हो जाए, सब्र करे। एक मरज है, तकलीफ है, आई है, इंशाअल्लाह कट जाएगी। अगर उसका इलाज किया गया या एहतियाती तदाबीर को भरपूर तरीके से अडॉप्ट किया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब की गई तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्टीमेटली वक्त कट जाएगा। फरमाया फयम को सुफी बलदही, वो अपने शहर में पाबंद होकर बैठ जाए। मौलाना ताहिर उल कादरी इस्लाम के इंटरनेशनल मौलाना है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कनाडा में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हदीस की पाक किताब को पढ़कर वो क्वारंटीन और आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महामारी फैलने पर यही आदेश मुकद्दस किताबों में भी लिखा है। मौलाना कादरी हदीस में लिखे अल्फाज की सही व्याख्या कर रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू, ये अकीदा रखते हुए कि जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है वो हो जाना है, मगर रहे अपने शहर में मासूर होकर बैठे। अकीदे की हिफाजत अपनी जगह की है कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, सब्र करे, अल्लाह से नेक उम्मीद रखे, उसकी रहमत का यकीन रखे, मायूस ना हो, मगर पाबंद होकर महसूर होकर बैठ जाए ताकि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन न रहे। यह क्वारंटीन का हुक्म है, आइसोलेशन का हुक्म है। दोबारा जो आई है उसका नंबर है 5734। उसके अल्फाज हैं फलैस मिन अब्दिन याक़उत्ताऊन फयमकुसु फी बलदिही साबिरा। यहां लफ्ज मुतसिबन का नहीं है, साथ सिर्फ साबिरा है। फरमाया कि ताऊन अगर आ जाए तो अपने शहर में साबिर होकर महसूर होकर बैठ जाए। ये हुक्म है एक कलेक्टिव इलाकाई बुनियादों पर लॉकडाउन कर देने का। जिस जिस खित्ते में है वहां लोग पाबंद होकर बैठ जाएं, सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। जो बात इंटरनेशनल मौलाना कह रहे हैं वही बात नेशनल मौलाना भी बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। वो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र किताबों में लिखे आदेश को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का 4 मिनट का वीडियो वायरल है। हम उनके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन मौलाना का मैसेज बहुत ही अच्छा है, जिसे सभी मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरीदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे। किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। हदीस की बड़ी किताब मुस्लिम हाथ में लेकर मौलाना मुसलमानों के बीच फैली हर अफवाह को गलत साबित कर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता, मंत्री संतरी नहीं देखता। कोरोना किसी को भी शिकार बना सकता है और कोरोना का करियर बनकर कोई भी इस